नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम मोदी का आज सुबह 11 बजे मन की बात। फिर से अब मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का आज होने वाला है। मासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहता है, तो हर रविवार को ये मासिक कार्यक्रम रहता है प्रधानमंत्री मोदी का। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं प्रधानमंत्री। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। तो आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम होने जा रहा है। 11 बजे का वक्त रहता है उनके कार्यक्रम का। आकाशवाणी पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। देशवासियों से सीधा संवाद करने का ये कार्यक्रम रहता है प्रधानमंत्री का। मन की बात कार्यक्रम आज होने जा रहा है पटेल नगर ईस्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं कि आज सुबह 11 बजे करीब मन की बात प्रधानमंत्री मोदी की होगी। तो पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम उनका शुरू हो जाएगा। देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग उनसे भी सीधे संवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके काम को सराहते हैं। अयोध्या के समग्र विकास को लेकर बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मौजूद रहे सभी अधिकारियों और मंत्रियों से फीडबैक लिया। मोदी ने सुझाव दिया है कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिया जाए। पीएम ने देखा अयोध्या का विकास मॉडल। पीएम मोदी ने की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग। विश्व स्तर पर दिखेगी राम नगरी की झलक। अयोध्या का मिशन, पीएम का विजन। रामनगरी अयोध्या के विकास पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। रामनगरी अयोध्या देश में ही नहीं, विश्व स्तर पर भी कैसे लोगों को आकर्षित करे, इसके लिए लगातार अयोध्या के विकास की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ भव्य और दिव्य अयोध्या के विकास का काम भी शुरू हो चुका है। अयोध्या के पौराणिक स्वरूप को निखारने के साथ आधुनिकता और संसाधनों से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस विजन डॉक्यूमेंट को परखा। अयोध्या के विकास मॉडल को लेकर हुई इस वर्चुअल मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के विजन को शानदार बताया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व लीडर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनका विजन इतना बड़ा है, उनकी किसी भी विषय के लिए दृष्टि इतनी शानदार है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सब अधिकारीगण सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम अल्लाह की जन्मभूमि और वहां पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पे बहुत सारी बातें बताई गई हैं। विकास मॉडल में युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, युवाओं को संस्कार के साथ आध्यात्म की शिक्षा दी जा सके। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को समय से पूरा करने के लिए कहा। पीएम ने मॉडल को तैयार करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। सीएम योगी ने अयोध्या के विश्व स्तरीय विकास को समय से पूरा करने का आश्वासन दिया। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के इसी साल के आखिरी तक संचालन की बात हुई। दर्शन मार्ग के कार्य को भी जल्द पूरा किया जाएगा। जो भी विकास की बात चल रही है और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वह बहुत अच्छी हैं। एक प्रकार से यह नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में विश्व में दिखाई देगी। केवल भारत में नहीं, विश्व में दिखाई देगी जैसा योजनाएं बनी हुई है। जहाँ देश से प्रेम बना है, जहाँ देश का विकास करना, उसमें शासन को फिर मिला करके विकास कराना, ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ देश का विकास हो रहा है और सब आपस में सद्भावना प्रेम बना रहा है। वो हमारे लिए ठीक है। जो अयोध्या का मामला है,
राम जी से प्रेम है उसका, अगर विकास कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए सौभाग्य रहा। ये अयोध्या जी का विकास सिर्फ अयोध्या जी एक क्षेत्र का विकास नहीं है, बल्कि वो उस सांस्कृतिक विरासत की विकास है जिसको लोग पुराणों के और रामायण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से लोग जानते हैं। और राम राज्य की जिसने परिकल्पना दी पूरे विश्व में, जहाँ पे हर व्यक्ति खुशहाल था, जहाँ पे सबको न्याय मिलने का काम होता था, जहाँ पे सबके साथ किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता था, जहाँ पे सब एक भाईचारे के साथ रहता था, तो उस भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए आज़ादी के बाद सरकारें तो बहुत आई, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी काफ़ी उसको किया कि जो सीधे उसमें अयोध्या जी में रुचि लेकर के उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अयोध्या के विकास हो रहा, पहले राम जन्मभूमि के विकास हो, राम मंदिर का विकास हो, और जितने अयोध्या के मेन तीर्थ क्षेत्र हैं जिससे जनता श्रद्धा रखती है, जैसे क्या नाम है, भरत कुंड भया या सूरज कुंड भया, या जितने बड़े बड़े जो माननीय स्थान हैं उसको बरकरार रखते हुए उसमें सुंदरीकरण करना चाहिए और सब विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या को चमकाने की कवायद चल रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया है और केंद्र व राज्य सरकार मिलाकर करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन्हीं परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया, यानी बीजेपी मिशन राम मंदिर के बहाने एक बार फिर अपने विजन को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का तीसरा दिन है आज, और कानपुर देहात में राष्ट्रपति के पूरे दिन कई कार्यक्रम आज रहेंगे। बता देते हैं आपको कि 8:15 पर सर्किट हाउस कानपुर से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति। 8:35 पर एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर से परौंक के लिए रवाना होंगे। अपने पैतृक गांव आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे। 9:05 पर कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंक पहुंच जाएंगे। 9:25 पर पथरी देवी मंदिर पहुंचेंगे राष्ट्रपति। इसके अलावा मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। महामहिम और रामनाथ कोविंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। 9:55 से लेकर 10:05 तक प्राथमिक विद्यालय परौंक के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। इसके अलावा 10:05 से 10:15 तक का समय आरक्षित रहेगा। 10:15 से लेकर 11:45 तक परौंक गांव के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा 11:50 से लेकर 12:20 तक अपने गांव के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पुखराया रवाना हो जाएंगे। 1 बजे पुखराया पहुंचकर 1:20 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 1:20 से लेकर 1:30 बजे तक जो उनका समय है वो आरक्षित रहेगा। 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पुखराया में कार्यक्रम होगा, उसमें हिस्सा लेंगे। 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पुखराया में दोपहर का भोजन कर आराम भी करेंगे। 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पुखराया में लोगों से मुलाकात होगी। तो आज के कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं। तो 4:50 पर हेलीकॉप्टर से पुखराया से रवाना होंगे। 5:20 पर कानपुर पहुंच जाएंगे और 5:30 बजे सिविल एरोड्रोम कानपुर आएंगे और यहां से 5:50 पर सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे वापस। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लेह लद्दाख का दौरा बताया जा रहा है और आज से 3 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ के इंफ्रा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। लेह लद्दाख के लोगों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के अगले चरण को लेकर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच थल सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर भारत की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में ये बताया है कि इस दौरान रक्षा मंत्री चीन से सटी LAC पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही बीआरओ की सड़क और ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। वायुसेना की ऑपरेशन और तैयारियों की समीक्षा भी रक्षा मंत्री आज करने वाले हैं। तो 3 दिवसीय लेह लद्दाख का दौरा रहेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का।
देश में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत है, वहीं लोगों की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है। किसान संगठनों से लेकर आम जनता तक नियमों को ताक पर रख रही है और नए वेरिएंट को दावत दे रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत। देश के कई राज्यों में फैला डेल्टा प्लस। क्या तीसरी लहर लाएगा डेल्टा प्लस? आखिर अभी भी क्यों हो रही है भारी लापरवाही? देश में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम कम हुआ ही था कि कोरोना के नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की एंट्री हो गई। कोरोना के जानलेवा डेल्टा वेरिएंट की अभी तक करीब 85 देशों में पहचान की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नए वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया है, जो वैक्सीनेट हो चुके लोगों को भी बड़ी तेजी से अपना शिकार बना रहा है। मोदी सरकार से लेकर WHO प्रमुख ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। यूपी सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। तीसरी लहर जिसका बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो आ ही चुका है, गलत होगा, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। 49 केसेस पाया गया, तो और वो जो डर या आतंक फैलाने का भी जरूरत नहीं है, कि हमें सोचना चाहिए कि है क्या ये एक बदलता हुआ रूप है और दिस इज नॉर्मल, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज नोन कि वायरसेस जब आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा बदलाव आ ही जाता है। और वो म्यूटेंट हमारा जो इम्यूनिटी है, लड़ने का जो क्षमता है, जो इन्फेक्शन का जरिए या वैक्सीनेशन के जरिए हमें मिला है, उसको भी वो एस्केप कर लेते हैं, चकमा दे के आगे बढ़ता है। फिर भी वो इतना कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जो मॉडलिंग एक्सरसाइज हम किए हैं उसी से पाया गया है कि इम्यून एस्केप जो फिनोमेना वो भी अकेला खुद काम करता है, तो इतना कारगर नहीं रहेगी कि वो तीसरी वेव को, दूसरा वेव जैसे हुआ था, दूसरी लहर जिसको हम कहते हैं, उतना ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, ये संभव नहीं होगा। जहां एक तरफ डेल्टा प्लस का खौफ बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारे देश में ऐसी भी जमात है जिसको ना तो कोरोना से और ना ही कोरोना की नए वेरिएंट से डर लगता है। किसान आंदोलन के नाम पर कई किसान नेता अपने ही किसान भाइयों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां किसान महामारी से बेखौफ होकर कुछ किसान नेताओं के एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन चेहरों पर ना तो मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है। इनके सरदार भी मीडिया के सामने आते हैं तो बिना मास्क के अपना भाषण देते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं और कहीं न कहीं कोरोना को दावत देते हैं। पूरे प्रदेश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, मंडल वाइज मीटिंगें करेंगे और पूरा सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। किसान संगठनों की वजह से सिर्फ किसानों का जीवन ही मुश्किल में नहीं है, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। अब पंजाब के मोहाली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी ना 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है और ना ही चेहरों पर मास्क है। सवाल ये है, क्या विरोध कर रहे लोग अपनी समझ को बंद करके गंगा में विसर्जित कर चुके हैं? अगर जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। ये वक्त सावधानी बरतने का है, न कि नियमों को ताक पर रखकर तमाशा करने का। वहीं मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन किया। सवाल यही है कि लॉकडाउन के नाम पर घरों में कैद रहने के बाद भी लोग गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसे ही बाजारों में भीड़ रहेगी तो कोरोना के नए वेरिएंट का हम आसानी से शिकार बन सकते हैं। ऐसे लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। हमें समझना होगा कि अगर कोरोना और उसके नए वेरिएंट को जड़ से खत्म करना है तो हमें अपनी आंखें और दिमाग खोलना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और उत्तर प्रदेश में माफिया और उनके गुर्गों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर रख दिया गया है और बड़े बड़े माफिया सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत 25 माफियाओं की 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत तमाम माफियाओं की कमर तोड़ दी है। काली कमाई से खड़े किए गए माफियाओं के महलों को जमींदोज किया जा रहा है। साथ ही उनकी अरबों रुपए की संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं। जिन माफियाओं की संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें पहले पायदान पर गुजरात की साबरमती जेल में बंद प्रयागराज के माफिया और विधायक राजू पाल का हत्या आरोपी माफिया अतीक अहमद है, जबकि पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल लाया गया गाजीपुर का माफिया और मऊ जिले से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। माफियाओं के साथ साथ उनके गुर्गों पर भी योगी सरकार का तगड़ा हंटर चल रहा है। एक साल में 25 माफियाओं की 11 अरब की संपत्तियां जब्त। अतीक और मुख्तार की सबसे ज्यादा संपत्तियां जब्त की गईं। अतीक अहमद गिरोह के 89 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतीक और उसके गुर्गों की 3.25 अरब रुपए की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार अंसारी गैंग के 244 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। मुख्तार गैंग की 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। सुंदर भाटी गिरोह के 9 सदस्यों की 63.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 25 अन्य माफियाओं की 625 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। योगी सरकार की ये कार्रवाई साफ बताती है कि यूपी में अपराधियों के दिन अब लद गए हैं। कुछ साल पहले तक जो माफिया अपनी राजनीतिक साख के चलते जनता पर जुल्म ढाते थे, सरकारी संरक्षण पाकर आतंक मचाते थे, सत्ताधारी नेताओं की गोद में खेलते थे, अब वही माफिया योगी सरकार में थर-थर कांप रहे हैं। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करके माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में सामने आए धर्मांतरण के केस की जांच अब एनआईए करेगी। खबर यह है कि केस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनआईए की 2 यूनिट पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण के कारिंदों पर लगातार कस रहा शिकंजा। अब एनआईए करेगी धर्मांतरण मामले की पूरी जांच। एनआईए को पूरा केस सौंपने की प्रक्रिया शुरू। एनआईए की 2 यूनिट करेंगी पूरे केस की पड़ताल। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नापा खेल खेलने वालों पर कानून के शिकंजे की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अभी तक यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले को देख रही थी, लेकिन अब धर्मांतरण केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 2 यूनिट पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि केस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। एनआईए ने यूपी एटीएस से धर्मांतरण केस की पूरी रिपोर्ट मांगी है। 8 राज्यों में फैले धर्मांतरण केस की जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश, बिहार में एनआईए की टीम धर्मांतरण केस की जांच शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किए मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी ने यूपी एटीएस की पूछताछ में कई बड़े राज उगले हैं। इस्लामिक दावा सेंटर में जांच के दौरान सामने आया है कि मुफ्ती काजी जहांगीर ने 7 जनवरी से 2020 से लेकर 12 मई 2021 तक 33 लोगों का धर्मांतरण कराया है। कुल 1000 से ज्यादा लोगों को बहला फुसलाकर मुसलमान बनाया गया। मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। इसके लिए आरोपियों को पाकिस्तान समेत कई अरब देशों से फंडिंग मिली है। इस पूरे मामले में ईडी भी केस दर्ज कर चुकी है और अब एनआईए ने भी कमान हाथ में लेने की तैयारी कर ली है, ताकि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में खेले गए धर्मांतरण के इस खेल की हर परत को खोला जा सके और हर गुनहगार को
सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रमुख लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है और इसी के चलते सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई जगह पर झड़प भी हुई है और बीजेपी पर धांधली का आरोप भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए, लेकिन अब की बार के जिला पंचायत चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच खूब घमासान हो रहा है। सपा लगातार सरकार पर धांधली करने का आरोप लगा रही है। इस बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में सपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली और सत्ता शासन से भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाले जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, गोरखपुर व अन्य जगह जिस तरह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन के दौरान झड़प की खबरें भी आईं। देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान अंदर जाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। घंटों चली झड़प में एसपी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान कई लोगों को मामूली चोटें भी आईं। नामांकन को लेकर सपा और भाजपा उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे, जहां अंदर जाने को लेकर कहासुनी होने लगी। इस दौरान सपा नेताओं ने पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। दावा इसलिए होगा कि भाजपा सरकार रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। आज उसका जीता जागता उदाहरण आज पर्चा दाखिला में दिखा। हम लोगों के लिए नियम यह बनाया गया था कि एक प्रत्याशी के साथ मात्र 2 लोग जाएंगे, समर्थक और प्रस्ताव, और जब तो हम लोगों ने उस नियम का फॉलो किया। लेकिन जैसे ही जब भाजपा के प्रत्याशी आए, उनकी गाड़ी आपने देखा होगा गेट तक आई। दूसरा, उनके साथ 3 लोग एक सेट में ही 9 लोग गए। जो कुछ नहीं हुआ, इतना सैलाब है समाजवादी पार्टी, इतना लोग इकट्ठा होता है कि वो आप पत्रकार है, आप खुद जान रहे हैं, रोकना मुश्किल हो गया। इतना संख्या है, हंगामा कुछ नहीं हुआ, सब उत्साहित है और सब वर्कर, सब नेताएं उत्साह है उनके अंदर, इसलिए आ गए। कोई हंगामा नहीं, कोई चीज नहीं। वहीं श्रावस्ती जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भाजपा ने दाखिल कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पर्चा दाखिल नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा ने प्रशासन और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत समर्थकों को जो सुरक्षा दी गई थी, वह सुरक्षा कर्मी प्रस्तावक को लेकर लापता हो गया। हमारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा यादव जी बैठी हैं, समर्थक बैठे हैं, और जो प्रस्तावक थे वो हमारे प्रस्तावक को भाजपा के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गायब कर लिया गया है, जबकि वो ऑलरेडी सुरक्षा गार्ड पाए हुए थे, पुलिस पाए हुए थे, इसके बावजूद उनको गायब कर लिया गया। तो हमारे प्रत्याशी का पर्चा नहीं भरा जाएगा, इसलिए वो पर्चा रोकने के लिए प्रत्याशी हमारे प्रस्तावक को गायब किए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। कई जिलों में सपा और बीजेपी के प्रत्याशी जब नामांकन के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस दौरान जब पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया तो सपा ने इसे सरकार की धांधली करार दिया। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले जिला पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव 2022 विधानसभा चुनावों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिले स्तर की अगर बात की जाए तो जिलों में जो स्थिति जिला पंचायत अध्यक्षों की होती है, जिस पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसका एक बड़ा असर, एक बड़ा दबदबा विधानसभा चुनाव में होता है। आज सुबह 11 बजे से जिस तरीके से नामांकन शुरू हुआ, 3 बजे तक की नामांकन हुआ, जहां पर सभी पार्टियों ने पूरे बल दल के साथ
अपना नामांकन किया। बड़ी बात यह होगी अब देखना कि अब कौन सी पार्टी आगे इसमें बड़े स्तर पर बढ़कर आती है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि 90% से ज़्यादा सीटें उनकी होंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से लगातार सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य होने का दावा कर रही है, वो कितनी सीटों पर विजय हासिल करती है। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड मेरे साथ।